सबसे पहले ये लास्ट टॉपिक है आपकी चैप्टर का। अगर आज खत्म हो गया तो ठीक है, वरना अगली बार में खत्म हो जाएगा। फिर एक क्लास लगेगी आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराने, क्योंकि इस चैप्टर के एनसीईआरटी के ढेर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बोर्ड में। इसके एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले डेफिनेशन बात करो पेज नंबर 61 पे। When an electric current is passed through a high resistance wire, जब करंट का पास कर रहे हैं बहुत हाई रेजिस्टेंस। अब आप मेरे को बताएंगे वेरी हाई रेजिस्टेंस मेटल में होती है, नॉन मेटल में होती है, नॉन मेटल अलॉय में होती है। अलॉय में हाई रेजिस्टेंस होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसको पास कर रहे हैं? अलॉय में। लाइक नाइक्रोम लिखा है, नाइक्रोम पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है। द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी, हमने उसमें पढ़ा था कि हम अलॉय यूज करते हैं और नाइक्रोम यूज करते हैं। पहला रीजन क्या था कि ये गर्म होता रहेगा, रेड हॉट हो जाएगा, पर ये आग ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं होता, और दूसरा इसकी रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा हाई। तो यही रीजन है कि नाइक्रोम में हम डालते रहेंगे तो ये रेड हॉट हीट पकड़ लेगा, गर्म हो जाएगा, पर ये आग नहीं लगेगी। बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस, गर्मी पैदा करेगा। वो गर्मी हम कहाँ यूज करने वाले हैं? कपड़े प्रेस करने में, पानी गर्म करने में, टोस्टर गर्म करने में, माइक्रोवेव में, हर जगह जहां हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। अब दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द डीक्यू लिक्विड, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेशन के फॉर्म में आएगा। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? डेफिनेशन, कि जब हम नाइक्रोम या एलॉय या कोई चीज हाई रेजिस्टेंस की चीज को करंट पास कर रहे हैं तो वो बर्न नहीं होगा, वो हीट होता रहेगा, रेड हॉट बन जाएगा, और उस हीट को हम यूज कर लेंगे किसी डेली लाइफ के पर्पस के लिए। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द, मतलब करंट को हीट पैदा करने के लिए यूज करना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। अब सबसे पहले इसकी डेरिवेशन, हमको ये पता है V का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। हीट एक एनर्जी है, एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है? जूल्स। कोई भी एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो कैसे क्या होती है? नॉर्मल एनर्जी की भी क्या होती है? जूल्स। और वर्क डन की क्या होती है? जूल्स। तो हमको वर्क डन को हीट बनाना, वर्क डन को हीट बोल देंगे। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन गया? W/Q। कोई डाउट? बन गया। अब V का फॉर्मूला खोलते हैं। V का फॉर्मूला क्या रहेगा? IR। क्यों? क्योंकि R का फॉर्मूला क्या होता है? V/I। तो IR इक्वल टू V हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट किसी को? मनप्रीत, IR हम W/Q भी तो पुट कर सकते हैं बेटा। हमको W को आंसर चाहिए, हमको W के हीट बनाना है, ठीक है। Q ये समझ आ गया तेरे को? V का Q का आंसर और किस फॉर्मूले में आता है? I के फॉर्मूले में। I का फॉर्मूला क्या है? Q/T। तो Q का आंसर क्या हो गया? IT। तो यहाँ पे Q की जगह क्या लिख दिया? IT। और जब ये डिराइव करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा एज R is equal to V/I and I equal to Q/T। तो हमने ये पुट किया, ठीक है। और ये W है ना। अब यहाँ पे I कितने हो गए? I² into R into T equal to H। वर्क डन और हीट में कोई फर्क नहीं है। हमने 9th में भी सीखा था, वर्क एनर्जी चैप्टर था, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, हम वर्क डन को W या एनर्जी की फॉर्म में थ्रस्ट मशीन के अंदर में लिखा था। थ्रस्ट लिखो चाहे वर्क डन लिखो, एक ही बात होती है। तो वर्क डन लिखो चाहे हीट लिखो, एक ही बात है, क्योंकि इसका आंसर भी जूल्स में आएगा, इसका आंसर भी जूल्स में आएगा। अब इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर आपको हीटिंग इफेक्ट निकालना तो क्या निकालना पड़ेगा? अब I² into R दिख रहा है खाली में। I² into R एक फॉर्मूला होता है किसका? पावर का। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, और P into कुछ P सेकेंड वाला है, लेकिन अब छोटा T है, तो भी क्या निकलेगी? है ना। तो मतलब अगर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल आएगा? अब देखो पावर का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लिखना मत, 4 फॉर्मूले होते हैं। एक तो W/ क्या होता है? T। पावर का W/T इनटू क्या है? इक्वल टू H। T से दिख रहा है W इक्वल टू H।
समझ गए? प्रूफ हो रहा नहीं हो रहा? मैंने W की जगह H रखा ना, तो आपको समझ आया कि उससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पावर दिया है तो प्रूफ कर लो, अगर इस फॉर्म में दिया है तो ये फॉर्म में कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना। तो आपका लास्ट फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जहां फॉर्मूलाज लिख रहे हो। ठीक है, और करके ये भी लिख देना, और इसकी एस आई यूनिट क्या लिखोगे भैया? 10वां 12वां फॉर्मूला है, नहीं 11वां है, 11वां फॉर्मूला है, 11वां 10वां इलेक्ट्रिक एनर्जी का था। जब आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? डेफिनेशन, फिर ये डेरिवेशन विद एसआई यूनिट। ठीक है भाई साहब? दोनों लिखने हैं? नहीं एक लिखो, ये वाला, ये तो मैंने बताया कौन सा है सर? जो हाईलाइट किया हुआ। ठीक है, इसको नोट कर, क्वेश्चन कैसा है? कॉपी में नोट कर लो। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोला था ना, तो वो स्टेटमेंट लिखने के लिए हां। डेरिवेशन। अब आप खुद बताओगे H, इसके आगे और भी आएगा, डेरिवेशन खत्म नहीं है। चल आरुषि बता, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्या सही है कि गलत है? मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में देखा करो, न्यूमरेटर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है? मतलब कि V इज डिस्ट्रीब्यूशन टू R, पर R इज डिस्ट्रीब्यूशन टू I। I बढ़ेगा तो R पता है कि नहीं, और R I घटेगा तो R बढ़ेगा। अगर ये है तो डायरेक्टली, ये है तो इनवर्सली। इनवर्सली का साइन भी यही होता है, डायरेक्टली का भी होता है, बस 1/, लिखते हैं। अगर मान लो इनवर्सली होता तो 1/R लिखता हूं, साइन यही होता है। ठीक है, और ये चेंज करने के लिए कांस्टेंट डाल दो, वो तो इक्वल हो गया ना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर R बढ़ेगी तो हीट भी बढ़ेगी, समझ ले, और अगर R घटेगी तो हीट भी। अगर R डबल हुआ और अगर R आधा हुआ, सेकंड पॉइंट, क्या H टाइम से प्रोपोर्शनल है? अगर टाइम डबल हुआ और अगर टाइम आधा हुआ, अब यहाँ पे H किस से प्रोपोर्शनल है? I स्क्वायर से। अगर I को मैंने डबल किया, क्या किया? तो H कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। यहाँ पे R को डबल किया तो H कितना हुआ? भाई समझने में ध्यान दे, लिखने का बहुत टाइम है। R को डबल किया, R को क्या किया? H कितना हो गया? R को आधा किया तो, लेकिन यहाँ पे I को क्या किया? डबल, तो H कितना हो गया? स्क्वायर है, 2 I हो गए ना, 2 का स्क्वायर। अगर I को ट्रिपल किया तो 9, I को आधा किया तो 1/4, I को 1/3 किया तो क्या समझ लिया? लिख ले, लिख ले पहले बेटा, ये डबल किया, I को डबल किया, यहाँ पे 2I हो रहा है, तो स्क्वायर में तो 2I 4 टाइम्स होगा ना। I को डबल करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये प्रोपोर्शनल I की है बेटा, 2I हो गया, तो 2I का स्क्वायर भी तो होगा, 2 का स्क्वायर भी तो होगा, 4 होगा, 3 टाइम्स होगा, 3 का स्क्वायर I को, और ये 1/2 का 1/4 होगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, तो स्क्वायर समझ जाते हो, जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर करना है, जहां स्क्वायर नहीं है स्क्वायर। वेरी गुड, अब नोट करो जरा, फॉर्मूला मार्क करो, नेक्स्ट बेसिक शुरू पे आओ, फॉर्मूला मार्क करो, फॉर्मूले के नीचे लिखो। अब एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो डेफिनेशन और डेरिवेशन। अगर एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, पहले डेफिनेशन हीटिंग इफेक्ट की, और ये सारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है जी, है एक मार्क का डेफिनेशन और फॉर्मूला सेम आंसर, चाहे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आए चाहे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है आंसर। तो ये जहां फॉर्मूला लिखा है वहां पे मैंने लिखा है, आप भी लिख लो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग BQ। तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पूछेंगे व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, डेफिनेशन एंड डेरिवेशन। हीटिंग
जैसे लिखा है वैसे कर दो। जितना अच्छा लिखोगे उतना बेटर है, जितना क्रिएटिव आंसर है, क्योंकि आप पूरा लिख रहे हो। ये 3 पॉइंट भी लिखने हैं। हाँ जी, ये 3 पॉइंट भी लिखने हैं। ये तो मार्क कराने लगो ना अभी, मैं समझा रहा हूँ ना, मैं मार्क ना कराऊं। सेकंड में को देखिए जूल लॉ बेटा, अगर 4 मार्क्स 3 मार्क्स का आता तो ऑटोमेटिकली पूरा लिखना पड़ेगा। अब heat produced equal to H equal to I square RT joules. Next line, the heat produced in joules when a current of I amperes flows in a wire of resistance, बेटा फॉर्मूले के जस्ट नीचे, the heat produced in joules when a current of I ampere flows in a wire of resistance R ohms for t times second. This is known as definition. अगला, the heat produced in wire is directly proportional to square of the current, resistance of the current और time. ठीक है, फिर आगे H is directly proportional to I square. If we double the current, heat produced will become 4 times. If we half the current, heat will become 1/4. अब ये मैंने ऐसे लिखा है, आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? इसकी थ्योरी जो बात करेंगे। ठीक है, फिर सेम H is directly proportional to resistance. अगर R को डबल कर देंगे तो H भी, और ये ऐसे में लिखा जाएगा कॉपी में, एग्जाम में थ्योरी में लिखा जाएगा। फिर लास्ट है टाइम के हिसाब से। ठीक है, सारे मार्क कर लिए, सारा टाइम के नीचे भी हाफ वगैरह सब मार्क कर लो। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, जो मैं आज नहीं कराऊंगा, वो भी बहुत सारे। क्या न्यूमेरिकल कराऊं? चल ना, अपने कर लेना। अरे क्या है, आई दिया होगा, आर दिया होगा, अपने कर लेना, रिपीट ट्राई वो दे दूंगा अगली बार। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ, मतलब ये हीटिंग इफेक्ट को कहां-कहां डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं गर्म चीजें करने में। पहला नंबर क्या है? द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल। ये हम पढ़ चुके हैं। इसकी रीजन क्या है? एक तो ये हाई रेजिस्टेंस होती है और ये ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं होती। ये पूरा मार्क करना है कि पूरा बीक्यू है ये। हाँ जी, ये पूरा लिखने को आता है। ये रिपीट है, पहले लिख चुके हैं। ये पूरा का पूरा मार्क करें और रीड करें। मेरे को बताया क्या चीज समझ नहीं आ रही, जल्दी बताओ। बेटा सेम है तो फिलहाल वहां भी क्यों है, एक ही बात है। इसमें लिखा क्या है कि नाइट्रोम या कोई एलॉय यूज किया हीटिंग एप्लायंस में, जब उसको करंट पास किया वो क्या होना शुरू हो जाएगा? करंट को क्या रोकेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है इसकी बहुत ज्यादा, वो करंट को रोकता रहेगा, करंट आई जा रहा रोकी जा रहा है, तो ये गर्म हो जाएगा और ये गर्म होगा पर बर्न नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो जब गर्म हो जाएगा इसको हम यूज कर लेंगे डेली लाइफ में, पानी गर्म, कपड़े गर्म, ये कर लेंगे। ठीक है, ये लिखा पढ़ो फटाफट से। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक। अब वो वाले बल्ब नहीं आते, पहले आते थे येलो बल्ब, देखे जो बहुत बड़े बड़े बल्ब होते थे, ये वाले है ना, वो गर्म हो जाते थे, उसको उतारना पड़ता था, कपड़ा लेके आना पड़ता था, क्योंकि उसमें ना एक एलिमेंट लगा होता था जिसको क्या बोलते हैं? टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट ही बोलते हैं, सही कह रहे हो। फिलामेंट बना किससे हुआ है? लेकिन टंगस्टन एक अलॉय होता है। टंगस्टन अलॉय ऐसा होता है कि उस पर जब करंट पास करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? वेरी वेरी हाई, और वो रेजिस्टेंस को रोकी जाएगा, करंट को रोकी जाएगा, खुद गर्म हो जाएगा और ये रेड नहीं होगा, येलो होगा, येलो हॉट होगा, और ये येलो ऐसे ग्लो करता है पूरे जगह, सब जगह रोशनी आती है, इसमें बल्ब में नहीं फटता क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है। अलॉयज में क्या पढ़ रहे हैं? डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न, हाई होती है ना, इतना येलो ग्लो करता है कि इसको हमने किस में डाल दिया? बल्ब। जैसा यह ग्लोब बल्ब का पहले को बताता है, उसके ऊपर का जैसे फ्लैश होता है वो कवर देते हैं, पर अगर हम उसे जलाते हैं तो वो टंगस्टन जल जाता है। टंगस्टन में मेन तो जो लाइट आ रही है वो टंगस्टन दे रहा है ना, ग्लास का तो मतलब है कि हमें करंट ना है ना। वो सही कह रहा है कि अगर बल्ब का ग्लास तोड़ दिया जाए और कभी टंगस्टन को ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए सही तरीके से जिगजैग में, तो तभी बल्ब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा।
पर ग्लास के अंदर हीट कैप्चर हो जाती है और पूरा ग्लो करता है। नहीं जल जाता है। वो जरूर जल जाएगा, वही तो कह रहा हूं मैं। पर ग्लास के अंदर हीट कैप्चर हो जाती है ना, और ज्यादा ग्लो करता है ग्लास के अंदर। रोशनी ज्यादा ग्लास ग्लास में में हीट नहीं होती। ग्लास तो हीट कैप्चर करेगा ना अंदर, ग्लास में हीट हो जाएगी, फिर वो पहले से नहीं होती। नहीं, जो वही है। जो ग्लास की है तो ग्लास ऐसा बना रखा है, क्यों नहीं है? तो वही वो अभी बता रहा हूँ क्यों नहीं किसी बनेगा। का मिक्सचर होगा थोड़ा। हाँ बता। तो आप द हीटिंग इफेक्ट से लेके एमिट्स लाइट तक मार्क करेंगे। व्हाइट, हॉट एंड एमिट्स लाइट मार्क कर लिया, 3 लाइनें। यस। फिलामेंट किससे बनी है? टंगस्टन। टंगस्टन। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में BQ, tungsten metal is used for making the filaments of electric bulb because it has a very high melting point of 3380 डिग्री। इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा तब जाके ये फटेगा। फटेगा नहीं कि टूट जाएगा हल्का, है ना? हमारा जोड़ लो, हमारा जोड़ लो, हमारा जल जाएगा। और नहीं जलेंगे। पुराने जमाने में बल्ब अगर फ्यूज हो गया ना, फिर इसको चेक कर देते कि फिर उसके टंगस्टन अगर हिल गया अपने जगह से, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करते हो कनेक्ट करते हो अपने, दोबारा अटक जाएगा, फिर लाकर देखो जो मैंने खुद तो किया है जैसे कि टीवी का रिमोट उसी टाइप का। ठीक है, वो तो चौक होती है उसको, वो अलग। फिर नीचे ब्लैक लाइन, अरे द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, ओए इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद अ केमिकली अनरिएक्टिव गैस लाइक आर्गन और BQ है ये। आर्गन तो ऑक्साइड है ना। हाँ, आर्गन और नाइट्रोजन और अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ये आगे मार्क करो। These gases like argon and nitrogen do not react with the hot tungsten filament, hence prolong the life of filament of the। ये उससे react, unreactive gases है, ये react नहीं होती, उसकी लाइफ को बढ़ा देती है, उसको corrode होने से, और जो ग्लास की लाइफ है उसको बचाती है, गैस रिएक्ट करती है। ठीक है, अब लास्ट, अभी तक हमने दो कौन से पढ़े? एक तो नाइक्रोम, क्या पढ़े? एक नाइक्रोम और एक टंगस्टन। नाइक्रोम की रेजिस्टेंस, पहला कौन सा पढ़ा? नाइक्रोम, इसकी रेजिस्टेंस क्या है? और दूसरा कौन सा पढ़ा? इसकी रेजिस्टेंस क्या है? अब तीसरा एक अलॉय पढ़ने वाले जिसकी रेजिस्टेंस लो है। हाँ, the heating, very important दोस्तों, the heating effect of electric current is utilized in electric fuse for protecting the household। ये हम दोबारा से अगले चैप्टर मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। फ्यूज में आजकल ये फ्यूज नहीं आते, आजकल MCBs लगी होती है हमारे घर में। MCBs लगी होती है कि अगर ज्यादा करंट पास हुआ है, ओवरलोड हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो ट्रिप हो जाती है, घर को आग लगने से बचा देती है। पहले क्या होता था, आपको एक ऐसे फ्यूज जो बना ना फोटो में बना हुआ है, और यहाँ पे इसमें वायर लगी हुई है। ये जो वायर है ये थिन वायर है। कौन सी वायर है? थिन। इससे फ्यूज इज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन, टिन की वायर होती है, टिन प्लेटेड कॉपर और लो मेल्टिंग पॉइंट। ये कॉपर की वायर है, थिन प्लेटेड। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो। तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगा? लो। जरा सा करंट ज्यादा आया नहीं और ये टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? तो फिर ऐसे क्यों लगाया हमने, और इतनी पतली लगाई क्यों? ये इसलिए लगाया होता है कि जब जरूरत से ज्यादा करंट आते ही ये मेल्ट हो जाएगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वेरी लो। लो मतलब कि जरा सी गर्मी पैदा होगी तो ये पिघल जाएगी, और ये पिघल जाएगी तो सॉलिड की कितना करंट होगी? लिक्विड में, और लिक्विड में कनेक्शन क्या हो गया? टूट गया, तो सर्किट ब्रेक हो गया, तो लाइट आनी बंद हो जाएगी। तो घर में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोडिंग होगी या ज्यादा करंट पास पीछे से आ गया, वोल्टेज ज्यादा आ गई, करंट ज्यादा आ गया, तो ये इमीडिएटली क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, घर की लाइट चली जाएगी। इससे फायदा क्या होगा? घर की बाकी अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह सारे फूकने से, सबको आग लगने से, घर में आग लगने से बच गए। तो नेक्स्ट टाइम में तो कुछ और लिखो है। यही लिखा है, पढ़ेंगे। The thin fuse wire has a higher resistance। फिर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। हाँ, लो मेल्टिंग पॉइंट दिया है, तो हायर रेजिस्टेंस लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है? That's wire। हायर है ना? हाँ, तो हायर रेजिस्टेंस। हाँ, वेरी हाई रेजिस्टेंस इसकी नहीं होती। तो हायर हायर रेजिस्टेंस है कि ये नॉर्मल करंट को पास होने देती है, वेरी हाई करंट आ जाएगा उसको रोक देगी। कैसे रोकेगी? खुद क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। हलवाई नहीं, हलवाई तो खुद है ही है। क्या हो जाएगी? ये पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और ये क्या कर देगी? सर्किट को
ब्रेक। पढ़ो आगे। So when the current in a household electric circuit rises too much, जब करंट क्या हो जाएगा due to some reason, then the fuse wire gets heated, और जैसे अब ये हीट टू मुझे रेजिस्टेंस क्या मान के चलते हैं भाई, हाई होगी तभी तो हीट होगी, हीट होते ही लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जैसे ही हल्की सी भी ज्यादा हीट होगी क्या हो जाएगी, मैंने तोल दिया ये टूट जाएगी। आगे ब्रेक्स द सर्किट, दिस प्रिवेंट्स द फायर इन द, ये आपका बीक्यूला। ठीक है, अब निकालो सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1, एक पेज पीछे। नहीं जी पूरे घर की तो बिजली कट होगी ना पीछे। बेटा हम जब एसी लगाते हैं, एसी के अलग से एमसीबी लगती है, बड़ी बड़ी एमसीबी अलग से लगती है। क्यों? अगर एसी का लोड ज्यादा हो जाए तो एसी ट्रिप हो जाएगा घर की लाइट। तो आजकल ये फ्यूज यूज नहीं होता, आजकल एमसीबी स्विच यूज होता है। तो अगर ज्यादा करंट आया एमसीबी ट्रिप कर जाए, वो कैसे होता है? ऑटोमेटिकली उसके अंदर यही वायर लगी होती है, ट्रिप और ब्रेक सर्किट गिर जाए। मतलब कि इनडायरेक्टली तो यही हो रहा है, कंसेप्ट यही है। लेकिन अब ये वायर यूज नहीं होती, एमसीबी स्विच यूज होता है, फ्यूज की जगह पे स्विच यूज। आई जैसा पीछे से अगर शॉर्ट सर्किट एसी में लगता है, एसी का स्विच होता है, ये वाला स्विच एमसीबी स्विच होता है, हाँ, ये वाला। तो अगर ये अगर ज्यादा ओवरलोडिंग हो गया, कुछ हो गया, इससे ट्रिप कर जाता है, ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तो बाकी अंदर वायर की ब्रेक हुई, अब उसमें ये उसकी जगह पे ये क्यों लेके आए, अगर फ्यूज ब्रेक हो गया तो दोबारा यूज नहीं होगा, क्योंकि वो नया फ्यूज लगाना पड़ेगा। ये ट्रिप हो गया तो हम फिर ओवरलोडिंग का कॉज ढूंढेंगे, क्यों ओवरलोडिंग हुई है, वो कॉज को ठीक करेंगे और इसको ऑन कर देंगे। ये खराब, अंदर एसी खराब नहीं हो, फ्यूज नया आना पड़ेगा, नया नहीं। हम देख लेंगे ना कि कहाँ पे खराबी, घर में क्या दिक्कत आ रही है, वो उनको ठीक, उसको ठीक कर जाएंगे। उसमें क्या था, वो भी ठीक करो, इसको भी नया लाओ। हाँ, सैंपल प्रॉब्लम नंबर, पेज नंबर कौन सा है? 16। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया अभी, 250 इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 500 इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। नंबर 1 क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे, अरे कॉमन, V अपॉन I 500 इक्वल टू 250 अपॉन I। कितना आ गया I, 1/2 एम्पेयर या 0.5 एम्पेयर, डिवाइड करके। किसी को डाउट, फॉर्मूला याद है? अगला क्या निकाला, सेकंड पार्ट, हीट एनर्जी इन 10 सेकंड। तो टाइम कितना दे दिया, टाइम किस में चाहिए, सेकंड में कि आर में? अबे सेकंड में, आर में सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। ठीक है, चलो H का फॉर्मूला क्या आएगा, I² RT। I कितने निकली, 1/2 इंटू 1/2, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, 2 बार लिख दो, 1/2 1/2। R कितना है, 500। T कितना है, 10, निकाल लो। 2500 upon 2 फ्रैक्शन निकालना, 1250 जूल्स या जे। सैंपल प्रॉब्लम 2, अरे बोर्ड पे मत ध्यान दो और कॉपी में ध्यान दो, बोर्ड पे जरा देखो क्या हो रहा है। हीट कितनी दी हुई है, हीट प्रोड्यूस निकालनी है। ये क्या दिया, 96,000 कूलम। ये क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। कितना दिया, 96,000 कूलम। 1 आवर, टाइम कितना है, 3600 सेकेंड। अरे बाद में तो हाँ एक ही बार कर लो ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट। तो क्या निकालना है, हीट। हीट का फॉर्मूला तो ये है I² RT। हम Q और T से I निकालेंगे ना, पहले Q और T से क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। निकाले I कितना है, Q अपॉन T कितना हो गया, 96,000 अपॉन 60। ठीक है, अब ये करो जरा, 6 से काटो, कितना आ रहा है, 6 6 1 और ये 36, 160। 36 टेबल में नहीं आता 96। क्या पता आता, क्या पता नहीं आता।
6 के टेबल से काटूं मैं तो लिखूं नहीं, ये आएगा नहीं 6 के टेबल में तो आएगा 2 से जाएगा या तो बस ये 2 से जाएगा 80/3 आ रहा है ये। चलो 80/3 एम्पीयर, ठीक है। अब